दोस्तों, मेरा नाम अमित सिंह। स्वागत है आपके अपने परिवार वन मोर स्टेप, एक और कदम सफलता की ओर। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक है तरंग अर्थात वेव। तो वेव के आज 25 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी बैगनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बैगनी का जो होता है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। जब हम किसी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो उससे 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। जो आपका कौन सा है? विबजियोर, जिसको हम लोग बोलते हैं VIBGYOR, विबजियोर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? जो आपका इधर रहता है, तो यानी कि रेड का सबसे अधिक होता है, उसके बाद ये ऑरेंज का, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद इंडिगो और उसके बाद आपका क्या? वायलेट, यानी कि बैगनी। और अगर बात करेंगे कि सबसे अधिक विचलन किसका अधिक होता है, तो विचलन आपका जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसका विचलन बेसी होगा, यही ना। तो सबसे अधिक विचलन किसका होगा? आपका वायलेट का, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज और उसके बाद रेड। यानी कि तरंग दैर्घ्य और जो आपका विचलन है वह क्या है? विलोमानुपाती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा था? तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम होता है आपका बैगनी का, और सबसे अधिक पूछेगा तो लाल का। विचलन पूछ ले तो विचलन सबसे अधिक आपका किसका होता है? बैगनी का, और सबसे कम किसका होगा? लाल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन बी आयाम, ऑप्शन सी आवृत्ति और ऑप्शन डी माध्यम। तो तरंग जो है, तरंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तरंग दैर्घ्य चाहिए, आयाम चाहिए, आवृत्ति चाहिए, पर माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किस तरह के तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा से समानांतर गति करती है? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी माइक्रोवेव, ऑप्शन डी सतही। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुदैर्ध्य जो होता है वो तरंगों में कण संचरण की दिशा में समानांतर कंपन करते हैं। इन तरंगों के माध्यम के अलग अलग कण विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर दिशा में चलते हैं। कण क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान जो है नहीं जाते हैं, बल्कि वे स्थिति के संदर्भ में आगे पीछे गति करते हैं, जैसे ध्वनि तरंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब है। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी कम और ऑप्शन डी उच्च। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उच्च। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 0.05 सेकेंड, ऑप्शन बी 0.02 सेकेंड, ऑप्शन सी 0.2 सेकेंड, ऑप्शन डी 0.5 सेकेंड। तो आपको क्या दे दिया गया? इसमें आवृत्ति दे दिया गया है। आवृत्ति कितना? 50 है, और पूछ क्या रहा है? आवर्तकाल। तो आवर्तकाल इक्वल्स टू हो जाता है टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/n, यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो आपको कितना दिया हुआ है? 1 बटा कितना? 50। तो कितना आ जाएगा आपका? 1 बटा 50 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकेंड है। तो इस तरंग की आवृत्ति क्या होगी? ऑप्शन ए 25 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 25 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 200 हर्ट्ज। इसका सही आंसर क्या होगा? तो अभी सबसे पहले आप लोगों को एक फॉर्मूला बताएं क्या, कि टी इक्वल्स टू क्या होता है? टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या होता है? 1 बटा फ्रीक्वेंसी। तो अभी यहाँ से क्या दे दिया? समय अंतराल दे दिया है 0.04 सेकेंड। तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन इक्वल्स टू 1/t। ठीक है, यानी कि
1/0.04, ठीक है, 0.04। तो इसको अगर सॉल्व करता है तो ऊपर हो जाएगा 100 अब बटा 4, ये कट के कितना आया आपका 25 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, या ऑप्शन डी स्थिर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्ध्य। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्ध्य होती है, लेकिन समुद्र के सतह पर बनने वाली लहरें कैसे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचारण की गति की दिशा में ही होता है। अब वायु में ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। इस प्रकार भूकंप और विस्फोट के कारण उत्पन्न तरंगे भी क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। ऑप्शन ए प्रकाश तरंग, ऑप्शन बी रेडियो तरंग, ऑप्शन सी ध्वनि तरंग, ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ध्वनि तरंग, क्योंकि ध्वनि तरंग किस तरह की तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। अब बाकी सब जो है क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। लंगर डालकर रुकी हुई नाव लहरों से हिल रही है, जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। तरंग के ऊपरी सिरा का वेग 50 मीटर प्रति क्या है सेकेंड है। तो नाव के हिलने की आवृत्ति क्या है, नाव के हिलने की आवृत्ति। ऑप्शन ए 625 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 25 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 0.25 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 100 हर्ट्ज। तो इसका जो है फॉर्मूला होता है आपका v इक्वल टू, यानी प्रकाश का वेग इक्वल टू एन लेमडा। एन है आपका क्या, v है प्रकाश का वेग, एन है आवृत्ति और लेमडा क्या है तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो क्या क्या दे दिया है आपका, क्या दे दिया है, तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है, यानी कि ये 100 मीटर ये आपका तरंग दैर्ध्य है, और ये वेग दे दिया 25 मीटर। तो 25 बटा लेमडा को इधर लेते आते हैं, कितना जाएगा आपका 100 इक्वल टू कितना फ्रीक्वेंसी एन। तो 25 बटा 100 कितना गया यहाँ पे 1/4, 1/4। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 कितना आता है 0.25 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्न में से किस तरंगों में संपीड़न और विरल प्रतिक्रिया शामिल है। ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी प्रकाश तरंग, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन डी अनुप्रस्थ तरंग। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। डैश एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है। ऑप्शन ए ऊंचाई, ऑप्शन बी तरंग गति, ऑप्शन सी तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन डी आवृत्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऊंचाई, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। किसी तरंग का गुण उसके कुछ विशिष्ट मानकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जैसे वेग, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम। ऊंचाई से कोई संबंध इसका नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि तरंगें 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी। तो यहाँ क्या दिया हुआ है आपका 700 मीटर प्रति सेकंड आपको क्या दिया है, गति दे दिया है, और आपका 7 किलोमीटर दे दिया है क्या आपका ध्वनि तरंगे दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका समय निकालना है। तो समय टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 7 किलोमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में चेंज करते हैं क्योंकि यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड है। तो 7 किलोमीटर कितना हो जाएगा आपका 7000 मीटर बटा, और आपका गति कितना दिया हुआ है 700 मीटर पर सेकंड, तो इसको 700 ये कट गया कितना बार में 10 बार में, तो कितना आया आपका समय 10 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है,
यदि किसी तरंग की आवृत्ति दुगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो देखिए, अभी थोड़ा पहले एक फॉर्मूला बताए थे हम, v इक्वस टू एन लेमडा। तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य निकालना पूछ रहा है, तो v बाई एन इक्वस टू लेमडा। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि उसकी आवृत्ति दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दोगुनी। तो जहाँ पे आवृत्ति है वहाँ पे हम दो कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं। तो देखिए, ये इसका ओरिजिनल था v बाई एन लेमडा, लेकिन बच क्या गया, 1/2 बच जा रहा है। तो यानी कि लेमडा कितना जा रही है, आधी हो जा रही है, मूल का आधा। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है। ऑप्शन ए आयाम से बढ़ती है, आयाम बढ़ने से। ऑप्शन बी आवृत्ति बढ़ने से। ऑप्शन सी तरंगदैर्घ्य बढ़ने से। ऑप्शन डी आपका पिच बढ़ने से। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, इसका सही आंसर होगा आपका आयाम बढ़ने से। ऑप्शन नंबर ए, आयाम बढ़ने से जो है क्या होता है आपका, उसका ध्वनि बढ़ती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15वां क्वेश्चन क्या है, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। ऑप्शन ए 16 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 8 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 50 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 25 हर्ट्ज। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर देखिए, पहले आवृत्ति को हम एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और आवृत्ति कुछ क्या होता है, कंपन बटा समय, कंपन बटा समय। तो कंपन कितना है आपका 40 और समय कितना है 2.5 सेकेंड। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 400 बटा 25 हो जाएगा, और इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16, यानी कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए 16 हर्ट्ज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन 16 क्या है, तरंग का आयाम डैश होता है। ऑप्शन ए तरंग की एक समावधि में तरंग द्वारा तय की दूरी। ऑप्शन नंबर बी माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरह तय की गई अधिकतम दूरी। ऑप्शन सी 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी। या ऑप्शन डी एक तरंग की लंबाई के बराबर की दूरी। तो क्या इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान की किसी भी तरह तय की गई अधिकतम दूरी। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, आवृत्ति डैश में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हर्ट्ज। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हर्ट्ज। कंपन करने वाला वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन या चक्कर पूरा करती है उसे ही क्या कहते हैं, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या होता है, इक्वल टू 1/t। आईसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हर्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र डैश कहलाता है। ऑप्शन ए विरलन, ऑप्शन बी संपीड़न, ऑप्शन सी अनुनाद, ऑप्शन डी दोलन। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संपीड़न। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त की मध्य दूरी एल है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी। देखिए, जब एक वेव जो है, वेव इस तरह से चलती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं श्रृंग और इसको बोलते हैं क्या, गर्त। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, श्रृंग और इसको बोलते हैं गर्त। तो क्या बोला है, ये श्रृंग है, ये गर्त है, तो इसके बीच की दूरी कितना है, एल है। और क्या बोल रहा है, एक श्रृंग और इसके क्रमागत की दूरी एल है, तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तरंग दैर्ध्य दो श्रृंग के बीच की दूरी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी, या दो गर्त के बीच की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो ये एल है तो ये भी एक एल होगा, तो एल एल क्या हो गया 2l, तो तरंग दैर्ध्य क्या हो गया 2l, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए तरंग का दोलन, ऑप्शन नंबर बी तरंग की आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी तरंग का समय काल, या ऑप्शन नंबर डी तरंग में आने जाने की गति। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तरंग का समय काल। किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय क्या कहता है, तरंग का समय काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। डॉक्टर द्वारा ठोस वस्तुओं को भेजने हेतु एवं हवाई अड्डों पर किस तरह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ध्वनि तरंगे, ऑप्शन नंबर बी एक्स किरणें, ऑप्शन नंबर
सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें, ऑप्शन नंबर डी यांत्रिकी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्सरे। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेजने हेतु एवं हवाई अड्डों पर एक्सरे तरंग का प्रयोग किया जाता है। एक्सरे एक क्या है? एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो जिसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर तक। ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी रॉन्जन ने 1895 ईस्वी में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। इंफ्रारेड क्या है? इंफ्रारेड किरणें क्या है? ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक किरण, ऑप्शन नंबर सी अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इंफ्रारेड क्या है? इंफ्रारेड एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है। गामा किरण, एक्स किरण, परावैंगनी किरण, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, लघु रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे, सब जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है। और बात करें कि इंफ्रारेड की जो है खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी हर्शेल ने। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? सबसे कम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गामा किरणें। गामा किरणें की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है। उसके बाद एक्स किरणें की, उसके बाद परावैंगनी, उसके बाद दृश्य किरणें, उसके बाद अवरक्त किरणें, उसके बाद लघु रेडियो तरंगे, उसके बाद दीर्घ रेडियो तरंगे। सबसे अधिक होता है आपका सबसे कम तरंग दैर्घ्य होगा आपका गामा किरणें का और सबसे अधिक दीर्घ रेडियो तरंगे का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। ऑप्शन नंबर ए गामा किरणें, ऑप्शन नंबर बी अल्फा किरणें, ऑप्शन नंबर सी अवरक्त किरणें या ऑप्शन नंबर डी परावैंगनी किरणें। तो सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है वो है क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी परावैंगनी विकिरण। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलन की संख्या है? ऑप्शन नंबर ए आवर्तकाल, ऑप्शन नंबर बी तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन नंबर सी आयाम, ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति। आवृत्ति से होता है किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या को ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी कहते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत? तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।